हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माय नेम इज़ नीतू दलाल। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस की। टुडे विल बी कंटिन्यूइंग विद द फर्दर थियोरीज। So the next theory that we'll be talking about is the theory of primary mental abilities. Now, ये theory किसने दी थी? लुइस थर्स्टन ने। अब ये थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, इंटेलिजेंस कंसिस्ट्स ऑफ 7 प्राइमरी एबिलिटीज। यानी इस थ्योरी में लुइस थर्स्टन ने कहा है कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस में 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं। द फर्स्ट आउट ऑफ देम इज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट इज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंसान की वो क्षमता है जिससे वो वर्ड्स का मीनिंग निकालता है, वेदर यू नो व्हाट द वर्ड मीन्स। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसमें एक वर्ड आता है, आपकी जो कॉम्प्रिहेंसेशन की स्किल है उसे हम वर्बल कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट एबिलिटी अकॉर्डिंग टू प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थियोरी इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। यानी आपका मैथ्स कितना अच्छा है, दैट इज योर न्यूमेरिकल एबिलिटी। अकॉर्डिंग टू योर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थियोरी, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 7 थियोरीज विल मेक अप द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन। द थर्ड एबिलिटी दैट वी आर कंसर्न्ड विद इज स्पेशियल रिलेशंस। आपने कई बार नोट किया होगा कि बहुत लोग एक जब रूम में एंटर करते हैं, दे आर वेरी गुड विद नोइंग कि कौन सी चेयर, कौन सा टेबल कहाँ बेटर फिट करेगा, बिकॉज दे हैव बेटर स्पेशियल एबिलिटी एज कम्पेयर टू अदर पीपल. These people are better interior decorators as compared to others. The next ability that we are concerned with is perceptual speed. Perceptual comes from perceiving. Perceiving means कि आप किसी चीज़ को देख के आपका first impression क्या जाता है. If you look at a picture, what you perceive first is your perceptual speed. Now, speed is the accuracy and the precision with which you are able to perceive when you enter. The fifth is word fluency. जो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है, दैट मीन्स हाउ एबली यू आर एबल टू मेक मीनिंग, बट वर्ड फ्लुएंसी मीन्स कि आप अपनी लैंग्वेज में वर्ड्स का कितना जल्दी और कितने एक्यूरेटली आप उसे इस्तेमाल कर पाते हैं. हाउ विद व्हाट फ्लुएंट आर यू स्पीकिंग और आर यू राइटिंग और आर यू टॉकिंग, दैट कंप्राइजेज योर वर्ड फ्लुएंस एबिलिटी. 6th इज योर मेमोरी. मेमोरी क्या है? मेमोरी इंसान की वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है जो उसे चीज़ें याद करने में और रिकॉल करने में हेल्प करती है. इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू रिकॉर्ड एज वेल एज रिकॉल इन्फॉर्मेशन. द 7th एबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी इज इंडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव एज अ वर्ड इटसेल्फ मीन्स कि आप बहुत सारी चीज़ों को देख के क्या इंड्यूस करते हो, व्हाट डू यू डिराइव आउट ऑफ 7 गिवन थिंग्स, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन. सपोजिडली यू हैव 4 टेबल्स. इन टेबल्स के ग्राफ को देख के व्हाट डू यू डिडक्ट आउट ऑफ इट और व्हाट डू यू इंड्यूस, आपकी चीज़ों को देख के आपको क्या समझ आता है, दैट इज कॉल्ड योर इंडक्टिव रीजनिंग. सो दीज 7 एबिलिटीज कंप्राइज ऑफ द थियोरी. द सेकेंड थियोरी इज हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस. ये मॉडल आर्थर जेनसन ने दिया था. द मॉडल सेज दैट एबिलिटीज ऑपरेट एट 2 लेवल्स. यानी आर्थर जेनसन कहते हैं कि जो इंसान की इंटेलिजेंस है वो 2 लेवल्स पे ऑपरेट करती है. फर्स्ट इज योर एसोसिएटिव लर्निंग एंड सेकेंड इज योर कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी व्हाट डू दीज 2 टर्म्स मीन. पहला लेवल एसोसिएटिव लर्निंग का है. इसमें जेनसन ने क्या कहा है? In this level of learning, the output is more or less similar to the input. यानी इस लेवल में इनपुट और आउटपुट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है. आपको कोई एक चैप्टर लर्न करना है या जब आपने ABCD लर्न किया Z तक, तो आपको जो पेपर पे मिला आपने उसे वैसा का वैसा लर्न कर लिया. सो द इनपुट विच इज गोइंग इन इज वेरी सिमिलर टू द आउटपुट दैट इज कमिंग, राइट? लेवल 2 इज कॉग्निटिव कंपीटेंस. This level involves higher order skills as they transform the input to produce an effective output. इसके कॉन्ट्रास्ट में है cognitive competence. इसमें क्या होता है? आपको कोई मैटर मिला, आपने उसे अंदर फीड किया, now you are putting your cognitive competence onto it. आप उस मैटर पे कुछ काम कर रहे हैं and then you are giving a different output, right? So the 2 levels that we have seen are associative learning and cognitive competence. एसोसिएटिव लर्निंग में आपको जो मैटर मिला आप उसे वैसे ही फीड कर रहे हैं एंड इट इज कमिंग आउट इन द सेम वे.
कॉग्निटिव कंपिटेंस में इफ़ यू हैव अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, आपने उसे देखा, यू कंप्यूटेड, आपने ऑपरेशंस किए एंड देन यू गिव एन आंसर, सो द इनपुट एंड द आउटपुट्स आर वेरी डिफरेंट. नाउ द नेक्स्ट मॉडल इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल, which is also known as SOI model of intelligence. This question can also be catered under two different names, which means three-dimensional theory of intelligence and Guilford's multi-factor theory. The popular name it goes by is structure of intellectual model, but if you get a question which says three-dimensional theory of intelligence या Guilford's multi-factor theory explain करो, the answer will remain the same. अब ये मॉडल was given by J.P. Guilford in 1967 and thus the name Guilford's multi-factor theory. Classified intellectual traits among three dimensions. Guilford ने intelligence को three dimensions में divide किया. First is operations, second contents, third products. In the next slide we'll see what are these and how do they operate. ये 3D model है. Why we call it 3D dimensional theory? Because Guilford gave a model which is a 3D model of a cube under which there are contents, products and operations. Contents में there are 5 subtopics, products has 6 and same operations has 5. Now we'll come on to see what they are. First is operations. Operations are what respondents do. Now suppose you have a paper, आपका एक एग्जाम है, उसमें यू हैव डिफरेंट क्वेश्चंस. उन डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आप ऑपरेशंस या जो आप चीज़ें करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस अंडर इंटेलिजेंस. गिल्फर्ड ने कहा कि ऑपरेशंस आर व्हाट रिस्पोंडेंट्स डू, यानी द थिंग्स डन बाय अ सब्जेक्ट टू कम एट अ सोल्यूशन आर कॉल्ड ऑपरेशंस. Structure of intellect includes 6 operations. According to Guilford, there are 6 different operations that a subject indulges in. First is cognition. Cognition is a higher order mental ability of a person to solve problems. यानी आप रीजनिंग कर रहे हैं, आप abstract thinking कर रहे हैं, आप जो भी higher mental order की solutions लाने के लिए whatever abilities you are indulging in, that is called cognition. नेक्स्ट इज मेमोरी रिकॉर्डिंग. आप जो भी अपने दिमाग में चीज़ें इनकोड कर रहे हैं, व्हेन यू आर लर्निंग, आपका एग्जाम है, आज आप बैठ के यू आर मगिंग अप थिंग्स, दैट कम्स अंडर योर मेमोरी रिकॉर्डिंग बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फीड इन्फॉर्मेशन इन योर हेड. द नेक्स्ट ऑपरेशन इज मेमोरी रिटेंशन. आपने लर्न कर लिया, यू हैव रिकॉर्डेड द इंफॉर्मेशन, बट नाउ द कैपेसिटी जिससे आप उस चीज़ को अपने दिमाग में याद रख पाएंगे. आपका एक दिन बाद एग्जाम है, आपने आज चीज़ें याद कर ली, बट will you be able to retain it in your head? That ability is known as memory retention. Now second is divergent production. Some people, कई लोग naturally divergent thinkers होते हैं. क्यों? क्योंकि अगर उन्हें एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, वो उसके 4 डिफरेंट solutions बता देते हैं कि how will they arrive at that point. That is called divergent production. यानी एक क्वेश्चन के 4 डिफरेंट आंसर्स देना इज योर कैपेसिटी और योर एबिलिटी टू बी डाइवर्जेंट इन नेचर. इसका ऑपोजिट होता है कन्वर्जेंट प्रोडक्शन. यानी आपको एक चार्ट दे दिया गया है जिसमें 4 चीज़ें हैं, इनसे आपको कन्वर्ज करके एक आंसर देना है. दैट एबिलिटी इज नोन एज कन्वर्जेंट प्रोडक्शन. नाउ द सिक्स्थ इज इवैल्यूएशन. जैसे इवैल्यूएशन सबसे ज़्यादा आपका कहाँ यूज़ होता है? इवैल्यूएशन इज़ द कैपेसिटी टू सी एवरीथिंग एंड जज कि आपने जो किया है वो ठीक किया है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, जब हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं, आपको एक पैसेज दिया गया होता है, राइट? यू रीड द पैसेज, यू इवैल्यूएट इट एंड देन यू कैरी आउट द क्वेश्चंस और यू आंसर द क्वेश्चंस. द नेक्स्ट आर कंटेंट्स. मॉडल्स में 3 पार्ट्स थे, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. नाउ वील सी कि कंटेंट्स क्या होता है. कंटेंट्स इज द नेचर ऑफ मटीरियल और इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड. हमने बोला था कि ऑपरेशंस वो चीज़ें हैं जो एक इंसान करता है टू अराइव एट अ सोल्यूशन, पर किस पर करता है? द ऑपरेशंस दैट आर कैरीड ऑन कंटेंट्स. सो द नेचर और मटीरियल ऑफ इंफॉर्मेशन on which operations are performed are called contents. यानी जो आपका matter है, whatever you have in hand on which operations are conducted, that is called content. Now contents can be of different types, that is visual, auditory, symbolic, semantic या behavioral. Visual content is like you are watching TV या आप कोई वीडियो देख रहे हो या you are looking at pictures, so that content is in visual form, right?
ऑडिटरी कंटेंट इज लिसनिंग टू म्यूजिक. आप रेडियो सुन रहे हो तो वो आपका जो मीडियम है दैट इज ऑडिटरी बिकॉज इट इज गोइंग इन थ्रू योर ईयर्स. नेक्स्ट इज सिम्बॉलिक कंटेंट. इसमें आते हैं लेटर्स एंड नंबर्स बिकॉज दे आर नॉट लैंग्वेज. वो एक सिंबल है, जैसे पाई सिंबल या डिफरेंट symbols, they come under symbolic because it is not language, it is not visual, it is symbolic in nature. The next is semantic. Semantic as a word itself means किसी चीज़ का मतलब. So things that give you meaning like words are the semantic medium. Next is behavioral. कंटेंट में यू विल थिंक कि बिहेवियरल, हाउ कैन बिहेवियर बी अ कंटेंट, बट देयर आर सोशियोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट जो इंसान के बिहेवियर को जज करते हैं, तो उनका कंटेंट उस टाइम पे इज बिहेवियर ऑफ अ डिफरेंट पर्सन. सो दीज आर द कंटेंट्स जिन पे ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं. अब आपने कंटेंट्स पे ऑपरेशंस अप्लाई कर लिया, व्हाट विल इट लीड टू, राइट? इट लीड्स टू प्रोडक्ट्स. यानी आपके पास कंटेंट आया, आपने उस पे ऑपरेशंस लगा के यू हैव अराइव्ड एट अ सोल्यूशन. ये प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? दिस इज द थर्ड स्टेप. Now, what are products? Products refer to the form in which information is processed by the respondents. यानी आपने अपने कंटेंट पे जो ऑपरेशंस लगाए उसका रिजल्ट मात्र जो चीज आती है दैट इज कॉल्ड योर प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 अगेन. क्या क्या? यूनिट, क्लासेस एंड 4 आर इन द नेक्स्ट स्लाइड. रिलेशंस, systems, transformations and implications. Units means one thing. कोई भी एक चीज जो है that is called units. जब आप यूनिट को कंबाइन करते हैं that forms classes, right? जैसे एक क्लास में एक बच्चा है, that will be one student in a class is an example of a unit. उन बच्चों को आपने कंबाइन कर दिया, that will form your classes. जब आप क्लासेस को इंटीग्रेट करेंगे that will give you relations and the whole relations compiled give you systems. जैसे your school is a system. एक क्लास में एक बच्चा इज यूनिट, उसको उन सबको कंबाइन कर दिया इस क्लासेस. रिलेशंस विल बी वन स्टैंडर्ड, जैसे 5th स्टैंडर्ड, राइट? सिस्टम विल बी योर स्कूल. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि आपके इस पूरे सिस्टम पे हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म दिस इंफॉर्मेशन. एंड इम्प्लीकेशंस आर द एप्लीकेशंस ऑफ अ सर्टन थिंग जो आप करते हैं. सो दीज 6 प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स यू गेट वंस यू ऑपरेट योर ऑपरेशंस ऑन द कंटेंट. तो क्या 6 प्रोडक्ट्स हैं? यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस. विद दिस वी आर डन विद द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थियोरी. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ वी कम टू द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस. इस द थियोरीज अंडर दिस अप्रोच आर, वी हैव 3 थियोरीज अंडर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. हमने क्या बात की थी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस आर द अप्रोच जिसमें इंटेलिजेंस इज सीन एज अ प्रोसेस, not as an entity. It is seen moreover as a process through which a person goes. इसके अंदर जो 3 theories हैं, they are theory of multiple intelligence, triarchic theory of intelligence and pass model of intelligence. Now these 2 theories are very important from the exam point of view and you get a direct question on these 2 theories, so we will see them in detail. The first theory is the theory of multiple intelligence. So this theory is given by Howard Gardner. Now he defined intelligence as intelligence is not a single entity, rather distinct type of independent intelligence exist. उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है बल्कि डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है. यानी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस और वो इंडिपेंडेंट है. यानी एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. दे डोंट हैव अ रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स. According to Gardner, there are 8 type of intelligence that exist. इन्होंने कहा कि 8 type of intelligence है और ये intelligence are independent. इनका आपस में कोई relationship नहीं है. हो सकता है कि एक इंसान में ये इंटेलिजेंस हो और उसमें ये वाली नहीं हो. सो इट इज़ नॉट लाइक कि अगर एक इंसान में ये इंटेलिजेंस है तो उसमें सेकेंड वाली भी होगी ही होगी, राइट? अब ये 8 कौन सी हैं? फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक. फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. अब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है? स्किल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज. यानी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं. दोज पीपल आर हाई ऑन लिंग्विस्टिक. जैसे कि आपके राइटर्स, आपके पोएट्स जो शेरो शायरी करते हैं, दोज आर द पीपल जिनका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है, राइट? एग्जाम्पल है पोएट्स एंड राइटर्स. नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर उनका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई है तो उनका लॉजिकल भी हाई होगा, राइट? दैट इज वाई वी सेड कि इंडिपेंडेंट होते हैं. अ पर्सन कैन इंडिविजुअली जस्ट बी
having a linguistic intelligence and not the other intelligences. The next is logical mathematical intelligence, यानी वो skills जो आपको scientific सोचने पे हेल्प करती है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे. लॉजिकल मैथमेटिकल एज द नेम सजेस्ट मीन्स कि वो क्षमताएं जो आपको लॉजिकल साइंटिफिकली और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में मदद कर पाए वो आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को बूस्ट करती है. कौन से होते हैं ये लोग? साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर्स. दीज आर द क्लीशे गुड स्टूडेंट्स. जैसे जो क्लास में बच्चे होते हैं ना जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, दीज आर दोज पीपल, राइट? तो दे हैव साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. The next is spatial intelligence. This means skills in forming visual images and patterns. यानी वो लोग जो किसी चीज़ को देख के बहुत जल्दी images और visual patterns बना पाएँ, ये जो क्षमता है, जो लोग इस क्षमता में हाई हैं, they are high on spatial intelligence. इसका perfect example are pilots, sailors and interior decorators, right? क्योंकि उनकी spatial ability high होती है, इसलिए these professions boost them and they are better at these professions. नेक्स्ट इंटेलिजेंस इज म्यूजिकल. म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिन लोगों की हाई होती है, दे आर सेंसिटिव टू म्यूजिकल रिदम्स. यानी उन्हें बहुत ज़्यादा रिदम्स, देयर आर पीपल जो एक म्यूजिकल रिदम का सुनते ही दे अंडरस्टैंड कि विच बीट दिस इज एंड क्या म्यूजिक चल रहा है. सो द पीपल हु नो हाउ टू आइडेंटिफाई एंड डिफ्रेंशिएट आर हाई ऑन म्यूजिकल एबिलिटी. एग्जाम्पल्स आर म्यूजिशियंस, रैपर्स, बिकॉज दे नो द बीट, इसीलिए दे अंडरस्टैंड एंड दे आर बेटर एट दीज प्रोफेशंस. The fifth is bodily kinesthetic intelligence. Now this is the ability to use one's body flexibly and creatively. यानी वो लोग जो अपनी बॉडी की अच्छे से मूवमेंट कर पाते हैं and they are more flexible and creative with their body are high on bodily kinesthetic intelligence. जैसे example will be dancers and gymnasts. Because these people manipulate their bodies according to their needs. That's why they are high on bodily kinesthetic intelligence. The sixth one is interpersonal intelligence. Now this means sensitivity to aspects of others' behaviors. यानी वो लोग जो दूसरे के emotions को समझे और उनकी respect करते हुए they understand and they manipulate their behavior as per the needs of other person's behavior. Now the perfect examples are psychologists and counselors, because वो किसी और इंसान की प्रॉब्लम को समझते हुए they are sensitive to somebody's problem, they listen to it and then they counsel them as per the requirement. So these people are high on interpersonal intelligence. The seventh one is intrapersonal. Now interpersonal is कि आप किसी और के emotions को समझे. Intrapersonal is आप अपने खुद के emotions को कैसे समझते हैं, right? So it defines as awareness of one's own feelings, motives and desires. कुछ लोग होते हैं who are very in touch with their soul, जिन्हें पता होता है कि वो इस point of time पे कैसा feel कर रहे हैं या what emotions are they going through. Now these are mostly the people, philosophers या spiritual leaders, जैसे सदगुरु. These are the people जो अपने emotions को समझते हैं and that's why they are good at being spiritual leaders for the world. The last intelligence given under this theory is naturalist intelligence. Now this is defined as the sensitivity to the features of the natural world. There are some people जो they are explorers and they are admirers of the nature. उन्हें हरी भरी चीज़ें देख के when they go to a place, they are genuinely very interested in the nature. These are those people जिनका naturalistic intelligence is high. The example would be hunters, farmers and tourists also for that matter. With this we come to an end. Now the second very important theory in intelligence from the exam point of view is triarchic theory of intelligence, right? Triarchic क्यों? Because tri means three and it has three components under it, therefore the name triarchic theory of intelligence. Now this theory was given by Robert Sternberg in 1985, yani a very recent theory in the 1985. He defined intelligence as the ability to adapt, to shape and select environment to accomplish one's goal and those of one's society and culture. मतलब इन्होंने इंटेलिजेंस को उस एबिलिटी की तरह डिफाइन किया जहाँ पे वो अडेप्ट कर पाएँ, यानी अपने बिहेवियर को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर पाए, एंड सिलेक्ट एनवायरनमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल्स,
ऑल्सो कि वो इन्वायरमेंट को उस अपने तरह से मॉडिफाई कर पाएँ जहाँ वो अपने गोल्स को फुलफिल कर पाएँ और सोसाइटी और कल्चर के भी गोल को फुलफिल कर पाएँ. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थियरीज यानी थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा. In the next upcoming video, we'll see the next two theories that are in the information processing theory. Stay tuned. Thank you.